वृष्टि को गले से लगाए वह तब तक रोती रही जब तक उसका मन हल्का नहीं हो गया। वकील साहब ने उन्हें सब कुछ बताया था जो वृष्टि के साथ हुआ था। यह सब सुनकर वह वृष्टि को कसकर अपने सीने से लगाए रोए जा रही थीं। दुख, पछतावा, डर सब एक साथ हावी थे उन पर। भाई नाराज हो गए थे हम सबसे और उधर पिताजी उनसे। दोनों की जिद और गुस्से ने मनमुटाव इतना बढ़ा दिया कि उन्होंने जीवन भर न मिलने की कसम खा ली। और इस तकरार में हम सबने भी न चाहते हुए साथ दिया, समझदारी नहीं रखी परिवार को बनाए रखने की। और देखो इन दूरियों ने क्या किया। आज अगर तुम अपने परिवार के साथ होती तो यह सब न हुआ होता। हमारे झगड़े की शिकार सिर्फ तुम ही हुई हो वृष्टि। वृष्टि चुपचाप बैठकर सब सुन रही थी। मल्हार भी बेहद शांति से सब कुछ सुन रहा था, पर मन भीतर से बहुत विचलित था। मैं डिस्चार्ज करवाकर लाता हूं, कहकर वह अपनी जगह से उठ खड़ा हुआ। उसे न ये सब सुन जा रहा था न देखा। बेटा सुनो। मल्हार उठा तो प्रेरणा ने आवाज देकर उसे रोक लिया। मल्हार रुक गया और उनकी ओर देखा। जी कहिए। लहजा उखड़ा हुआ और शब्द सपाट थे। एक पल को तो प्रेरणा भी घबरा गई, पर फिर खुद को संभालते हुए बोली, बेटा थैंक यू। वृष्टि की मदद करने, उसका ख्याल रखने और उसका साथ देने के लिए। रघुवंशी भाई साहब ने बताया कि तुमने और तुम्हारे परिवार ने वृष्टि के लिए बहुत कुछ किया है। बेटे तुम्हारी बहुत आभारी हूं मैं। प्रेरणा ने हाथ जोड़कर ये शब्द कहे। मल्हार शांत भाव से सुनता रहा, उनको देखता रहा, पर उसके चेहरे के भाव बेहद सख्त होने लगे थे, जैसे वो खुद रोक रहा हो। पर अब जब जवाब देना पड़ा तो रोक नहीं सका। नहीं, आप थैंक यू मत दीजिए, इसकी कोई जरूरत नहीं। और आप दें, यह तो बिल्कुल भी जरूरी नहीं। मैं आपके थैंक यू को बिल्कुल एक्सेप्ट नहीं करूंगा। मुझे इसकी जरूरत नहीं है। मल्हार अब गुस्से से भरे लहजे में बोल रहा था। मुझे थैंक यू बोलने का कोई मतलब ही नहीं बनता, बल्कि आप इसे सॉरी बोलिए। मल्हार का गुस्सा बढ़ चुका था। उसने वृष्टि को प्रेरणा के सामने करते हुए कहा। प्रेरणा हैरत से मल्हार को देख रही थीं, और वही हाल वकील साहब और वृष्टि का भी था। अभी तक कहाँ थीं आप? मल्हार अचानक से आक्रामक हो गया। आज अचानक आ गईं, मेरी बच्ची, कहकर उसे गले लगा लिया। अभी तक कहाँ थीं आप? मल्हार के सवालों से प्रेरणा का चेहरा उतर गया। सवाल वाजिब थे, लेकिन किसी ने उम्मीद नहीं की थी कि मल्हार इतनी बेबाकी से यह सब कह जाएगा। वह बचपन से नर्क भोगती रही, और आप आज आई हो। पता है आपको इसके साथ क्या करने वाले थे वो लोग? शायद आज यह जिंदा भी न मिलती आपको इस प्यार को लुटाने के लिए। अभी तक कहाँ थीं आप? मल्हार गुस्से से कांप रहा था। बाकी तीनों खामोश थे, और प्रेरणा में हिम्मत तक न थी जवाब देने की। क्योंकि सच्चाई यही थी, एक बच्ची के जीवन से बढ़कर सबने अपने गुस्से और अहंकार को अहमियत दी थी। उनकी आंखें फिर से भर आईं। लेकिन मल्हार रुकने को तैयार नहीं था। उसे फर्क नहीं पड़ा उनके आंसुओं से। वृष्टि के बाबा और आपके पिताजी में झगड़ा था, लेकिन आप बाकी लोग कहाँ थे? क्या आपको कभी खबर नहीं हुई कि आपके भाई कहाँ हैं, उनका परिवार कैसा है? कभी पता लगाने की कोशिश नहीं की आपने? मल्हार जी, आप गुस्सा मत कीजिए। वृष्टि बीच में बोल पड़ी। चुप, बिल्कुल चुप। मल्हार गरजा। जहां बोलना चाहिए वहां मुंह बंद रहता है। हर ज्यादती सहती रहती हो चुपचाप। उसने वृष्टि को बीच में बोलने पर सबके सामने झिड़क दिया। वृष्टि सहमकर चुप हो गई, जैसी कि उसकी आदत थी उसी के मुताबिक। ये सवाल तुम्हें करने चाहिए थे वृष्टि। इतना सब झेलने के बाद भी तुमने एक सवाल नहीं किया। यह तुम्हें पूछना चाहिए था।
लेकिन पूछ रहा हूं मैं। मल्हार के गुस्से से वृष्टि और वकील साहब हैरान थे, जबकि प्रेरणा शर्मिंदा हो गई। तुम नलिनी भाभी के छोटे बेटे हो न? प्रेरणा ने उसे पहचानते हुए बात संभालने की कोशिश की। जी वही हूं, मल्हार ने खुद को संयत करते हुए उत्तर दिया। हम मैंने तुम्हें देखा है बेटा, जब तुम बहुत छोटे थे। भाई के पास आई थी मिलने, उनको मनाने, पर उल्टा उन्होंने मुझसे मिलने तक से मना कर दिया था। तब एक दिन के लिए तुम्हारे घर रुकी थी। अंजलि भाभी ने ही रुकवाया था। भाभी का स्वभाव हम सबसे अलग था, एकदम शांत और निर्मल। भाई बहुत चाहते थे उनको और उन्हें ली ही वो पूरे परिवार के खिलाफ हो गए थे। वृष्टि उन्हीं पर गई है, तभी सब चुपचाप सह गई। गुजरे हुए वक्त को याद करते हुए वो बता रही थी। भाभी ने बहुत कोशिश की थी भाई को मनाने की, पर उनका गुस्सा कम नहीं था। मैं भी अहंकार साथ लेकर आई थी। सोचती थी कि देखो मैं कितनी महान हूँ, अपने बड़े भाई के आगे झुक गई परिवार की खातिर। लेकिन जब उन्होंने मुझसे बात नहीं की तो मैं भी पूरे हक से उन पर गुस्सा हो गई। एहसान जताया कि देखो मैं कितनी अच्छी हूँ, कितनी महान हूँ। और फिर ऐलान कर दिया कि अब इस घर में कदम नहीं रखूंगी। प्रेरणा के चेहरे पर गहरा अफसोस था बीते वक्त का और उन सब की गई गलतियों का। बहुत घमंड था खुद पर, अकड़ थी। मैं खुद भी शादीशुदा थी, मेरे पति शुरू से अमेरिका में रहते आए हैं। मैं अमेरिका से वापस आई थी उनको मनाने। उस वक्त बेकार की सोच थी कि मैं बेटी हूं घर की, तो जब भी घर आऊं सारे मेरे और मेरे पति के कदमों में बिछ जाएं। खुद को बेटी समझ धौंस जमाते वक्त भूल गई एक बेटी और है घर में जिसे मुझसे भी ज्यादा जरूरत है। मल्हार ही नहीं, वृष्टि भी ध्यान से सुन रही थी, जबकि प्रेरणा के आंसू रुक नहीं रहे थे। आखिरी वक्त पर अंजलि भाभी ने मुझे फोन किया था। उनके पास मेरा नंबर था, मैं ही देकर आई थी, पर हम घर पर नहीं थे। उन्होंने वॉयस नोट छोड़ा। जब मैं 15 दिन बाद लौटी और सुना, तब तक अंजलि भाभी की डेथ हो चुकी थी और उनके साथ हमारे पूरे खानदान के गुस्से और नफरत का भी। सारी नफरत की वजह खत्म हो चुकी थी। किसी लड़ते किससे नाराज होते। प्रेरणा ने वृष्टि की तरफ देखा, वो उन्हीं की तरफ देख रही थी। वृष्टि के बारे में पता किया तो जाना कि उसके मामा मामी ने उसे संभाल लिया है। और मैं भी निश्चिंत हो गई कि अंजलि भाभी का परिवार है, उसके साथ तो कोई दिक्कत नहीं होगी। प्रेरणा ने गहरी सांस ली। गलती हुई हम सब से। आपसी क्लेश में हमने बच्चों को भी घसीट लिया। भूल गए कि बच्चों के लिए तो परिवार ही सब कुछ होता है। हमारे ऊपर माँ बाप का साया था तो अकड़ लिए बैठे रहे, पर उनके जाने के बाद सब बिखर गया। भाई भाभी तो पहले ही चले गए। उनकी मौत की खबर सुनते ही उनसे गुस्सा रखने वाले पिताजी भी चल बसे। कुछ ही वक्त बाद माँ भी नहीं रहीं। मैं परिवार में अकेली रह गई। यहाँ लौटकर कभी नहीं आई। पिछले साल ही मेरे पति का भी देहांत हो गया। मेरे तीनों बच्चे अपनी अपनी जिंदगी में व्यस्त हैं और मैं इस वक्त पूरी तरह अकेली हूँ। अपनी हर बीती प्रेरणा बता चुकी थी और अब शांत होकर बैठी थी। मैं वृष्टि को अपने साथ अमेरिका के जाना चाहती हूँ। वहां उसका इलाज। क्यों इंडिया में इलाज नहीं होता क्या? मल्हार तुरंत बात करते हुए बोला और प्रेरणा चुप हो गई। उसे सच में अब मल्हार से डर लगने लगा था। वो कमर कर हाथ रखे प्रेरणा को घूर रहा था, बाकी तीनों उसे। वृष्टि अपनी बुआ के साथ जा चुकी थी और यह वृष्टि का ही निर्णय था। उसने रात को ही सोच लिया था कि अब उसे क्या करना है। पर पता नहीं क्यों मल्हार को यह बिल्कुल अच्छा नहीं लगा। उसके भीतर अजीब सा खालीपन उतर आया था। क्यों वह खुद भी नहीं जानता था।
आखिरकार था तो बस 1 हफ्ते का ही साथ था, उससे ज्यादा कुछ नहीं। मृदंग ने बीच में आकर मल्हार और प्रेरणा की बहस को विराम दिया था। उसी समय वकील साहब के एक शब्द ने मल्हार को चुप करा दिया, लेकिन भीतर ही भीतर उसका मन बेचैनी और गुस्से से भर गया। और वह शब्द था हक। यह शब्द बार बार उसके दिमाग पर हथौड़े की तरह बज रहा था। गाड़ी चलाते हुए मृदंग ने मल्हार की ओर देखा। वह खामोशी से बाहर देख रहा था। उसके चेहरे से साफ झलक रहा था कि वह परेशान है। मल्हार क्यों इतना परेशान है भाई? उसे जाना था तो हम नहीं रोक सकते थे। क्यों नहीं रोक सकते थे? वो रह सकती थी न यहीं। मल्हार झुंझलाकर बोला। देख मल्हार, दुनिया अलग नियमों पर चलती है, मेरी तेरी दिली भावनाओं पर नहीं। हमारा कोई हक नहीं था उस पर। हक। मल्हार की नसें तन गई थी। वो खींचते हुए ये शब्द बोला था, यही शब्द था जो उसे सबसे ज्यादा चुभा था। इसी वजह से वह चुप हो गया और अब भी बेचैन होकर बैठा था। भैया, हक क्या होता है? अगर मेरा उस पर कोई हक नहीं है तो क्या मैं उसके भले के लिए सोच भी नहीं सकता? उसके लिए कुछ कर नहीं सकता? क्या किसी की मदद करने के लिए या उसका साथ देने के लिए कोई रिश्ता होना जरूरी है? हक होना जरूरी है। अगर ऐसा है तो फिर तो हमें रास्ते में किसी परेशान या जरूरतमंद को देखकर भी मुंह मोड़ लेना चाहिए। कोई एक्सीडेंट देखकर बिल्कुल मदद को हाथ नहीं बढ़ना चाहिए, क्योंकि हमारा उस पर कोई हक नहीं है। जो लोग बिना किसी निजी हक के आगे बढ़कर किसी के लिए कुछ करते हैं, वो सब बेवकूफ हैं। अपनी हर बीती प्रेरणा बता चुकी थी और अब शांत होकर बैठी थी। मैं वृष्टि को अपने साथ अमेरिका के जाना चाहती हूँ। वहां उसका इलाज। क्यों इंडिया में इलाज नहीं होता क्या? मल्हार तुरंत बात करते हुए बोला और प्रेरणा चुप हो गई। उसे सच में अब मल्हार से डर लगने लगा था। वो कमर कर हाथ रखे प्रेरणा को घूर रहा था, बाकी तीनों उसे। वृष्टि अपनी बुआ के साथ जा चुकी थी और यह वृष्टि का ही निर्णय था। उसने रात को ही सोच लिया था कि अब उसे क्या करना है। पर पता नहीं क्यों मल्हार को यह बिल्कुल अच्छा नहीं लगा। उसके भीतर अजीब सा खालीपन उतर आया था। क्यों, वह खुद भी नहीं जानता था। आखिरकार था तो बस 1 हफ्ते का ही साथ था, उससे ज्यादा कुछ नहीं। मृदंग ने बीच में आकर मल्हार और प्रेरणा की बहस को विराम दिया था। उसी समय वकील साहब के एक शब्द ने मल्हार को चुप करा दिया, लेकिन भीतर ही भीतर उसका मन बेचैनी और गुस्से से भर गया। और वह शब्द था हक। यह शब्द बार बार उसके दिमाग पर हथौड़े की तरह बज रहा था। गाड़ी चलाते हुए मृदंग ने मल्हार की ओर देखा। वह खामोशी से बाहर देख रहा था। उसके चेहरे से साफ झलक रहा था कि वह परेशान है। मल्हार क्यों इतना परेशान है भाई? उसे जाना था तो हम नहीं रोक सकते थे। क्यों नहीं रोक सकते थे? वो रह सकती थी न यहीं। मल्हार झुंझलाकर बोला। देख मल्हार, दुनिया अलग नियमों पर चलती है, मेरी तेरी दिली भावनाओं पर नहीं। हमारा कोई हक नहीं था उस पर। हक। मल्हार की नसें तन गई थी। वो खींचते हुए ये शब्द बोला था, यही शब्द था जो उसे सबसे ज्यादा चुभा था। इसी वजह से वह चुप हो गया और अब भी बेचैन होकर बैठा था। भैया, हक क्या होता है? अगर मेरा उस पर कोई हक नहीं है तो क्या मैं उसके भले के लिए सोच भी नहीं सकता? उसके लिए कुछ कर नहीं सकता? क्या किसी की मदद करने के लिए या उसका साथ देने के लिए कोई रिश्ता होना जरूरी है? हक होना जरूरी है। अगर ऐसा है तो फिर तो हमें रास्ते में किसी परेशान या जरूरतमंद को देखकर भी मुंह मोड़ लेना चाहिए। कोई एक्सीडेंट देखकर बिल्कुल मदद को हाथ नहीं बढ़ना चाहिए, क्योंकि हमारा उस पर कोई हक नहीं है।
जो लोग बिना किसी निजी हक के आगे बढ़कर किसी के लिए कुछ करते हैं, वो सब बेवकूफ हैं। मृदंग ने लंबी सांस ली। इतना परेशान उसने मल्हार को कभी नहीं देखा था। मैं तेरी भावना समझ रहा हूं भाई, पर दुनिया इसी सोच पर टिकी है। अब समझ आया कि माँ क्यों कभी वृष्टि के लिए कुछ नहीं बोल पाई। वो भी बेबस हो जाती थीं। उनके खून के रिश्ते उसके साथ थे और हम पर हर कोई उंगली उठाता, यहाँ तक कि अदालत भी। वकील साहब ने साफ कहा था, अगर उसे अपने घर ले जाना है तो शादी करके ले जाओ। जबकि वो जानते थे कि वृष्टि हमारे घर में महफूज और सुरक्षित है। फिर भी इजाजत नहीं दी गई। उसकी बुआ हक जताकर उसे अपने साथ ले गई। मृदंग चुप हो गया। मल्हार भी खामोश बैठा रहा। बेटा, यह छोटा सा शब्द बहुत भारी होता है। हक। तुझे मौका दिया था, पर तूने खुद मना कर दिया। फिर वृष्टि ने भी न जाने क्या सोचकर मना कर दिया। और अब? भाई, ध्वनि को भूल जाते हो क्या? वो पहले से ही मेरे जीवन में है। उसे मैं धोखा नहीं दे सकता। प्यार कभी प्लानिंग करके तो नहीं होता न, मल्हार खींचते हुए बोला। उसे इतना परेशान देख मृदंग को बिल्कुल अच्छा नहीं लगा। चल छोड़, अब कुछ नहीं हो सकता। फालतू का स्ट्रेस मत ले। रिपोर्ट्स वगैरह तो दे दी थी न सारी, उसके जाने से पहले। हाँ, मल्हार ने बेहद मायूसी से कहा और मुंह दूसरी तरफ फेर लिया। उसकी आंखें नम हो आई थीं। क्यों, इसका जवाब उसके पास भी नहीं था। बस एक सवाल मन में गूंज रहा था, वो आंसू क्यों बहा रहा है, जबकि उसे हक ही नहीं है। क्या हर भावना को जताने के लिए कोई रिश्ता होना जरूरी है? अगर हाँ, तो उसके ये आंसू सच में बेकार थे। यह बस एक लगाव ही तो था, जो इस एक हफ्ते में वृष्टि के साथ हो गया था। उसका ख्याल रखते रखते वह सब कुछ भूल गया था। लेकिन अब अपनी दुनिया में लौट आने का समय था। कुल मिलाकर वृष्टि जाते जाते उसका सुकून भी अपने साथ ले गई थी। मृदंग ने उसकी आंखों की नमी देख ली थी। मल्हार का यही भावुक स्वभाव उसे चिंता में डाल देता था। इन 2 दिनों में जो उसने महसूस किया, उसे कहकर मल्हार की परेशानी और बढ़ाना नहीं चाहता था। पर जो भी था, सही नहीं था। सोचते सोचते मृदंग ने गाड़ी घर के सामने रोकी। मल्हार खामोशी से अंदर चला गया और सीधा अपने कमरे की ओर बढ़ गया। उसे जाते देख नलिनी जी को भी अजीब सा लगा। इसे क्या हुआ? उन्होंने पीछे आते मृदंग से पूछा। वृष्टि कहाँ है? वो क्यों नहीं आई? उसकी बुआ आई थी आज, मृदंग ने बताया। वो अमेरिका वाली। नलिनी जी को प्रेरणा की बात तुरंत याद आ गई। हाँ वही। आप जानती हैं ना उन्हें? हाँ, एक बार मिली हूं। लेकिन बरसों हो गए उस बात को। अचानक अभी क्यों आ गईं? जब इतने सालों से कभी नहीं आईं, तो अब? वकील अंकल ने कॉल किया था उन्हें। उनके पास नंबर था। मृदंग ने जो भी हुआ सब कुछ उन्हें बता दिया। नलिनी जी खामोशी से सब सुनती रहीं। क्या इसीलिए ये इतना परेशान है? उन्होंने मृदंग से मल्हार के लिए पूछा। हाँ शायद, मृदंग उनके पास बैठते बोला। जब शादी को कहा तो मना कर दिया और अब उसी की चिंता में घुला पड़ा है। बार बार एक ही बात मत कहो माँ, वो पहले ही बहुत परेशान है। मृदंग ने उनको टोका। फिर रागिनी को आवाज लगाई, जो अभी अपने कमरे से बाहर आई थी। वाणी उठी कि नहीं? मृदंग को देख रागिनी उनके पास चली आई। नहीं, अभी नहीं उठी। रात को बहुत लेटी सोई थी वैसे ही। बुखार उतरा उसका? मृदंग ने पूछा। नहीं, हल्का बुखार है उसे, रागिनी ने बताया। मैं चाय बना देती हूँ, तब तक आप नहा लो, वो किचन की तरफ जाती हुई बोली।
चाय मैंने चढ़ा दी है सबके लिए और नाश्ता भी बना दिया है, खाकर कुछ देर आराम कर लो, दोनों रात भर से जगे हुए हो, नलिनी जी ने रागिनी को रोकते हुए कहा। इससे रागिनी के चेहरे पर सुकून भरी मुस्कान आ गई। सच में उसकी हालत खराब थी नींद की वजह से। तकरीबन 15 मिनट के बाद मल्हार रूम से बाहर आया। नहाकर उसने घर के ही कपड़े यानी ट्राउजर और टी शर्ट पहनी हुई थी। क्या हुआ, आज हॉस्पिटल नहीं जाना? नलिनी जी ने उसे देखते हुए पूछा। नहीं, आज ऑफ लिया है, घर पर ही रहूंगा, मल्हार ने बताया और तभी वाणी रोते हुए कमरे से बाहर आई। इसे क्या हुआ? वाणी को रोते हुए देख मल्हार ने पूछा, क्योंकि उसका चेहरा भी लाल हो रखा था। वाणी ने मल्हार को देखा तो उसके पास चली आई और आते ही मल्हार ने उसे गोद में उठाया तो उसके कंधे पर सिर रखकर सुबकने लगी। इसे तो बुखार, उसे गोद में उठते ही मल्हार बोला और उसने रागिनी को देखा। हाँ भैया, कल रात से है, पूरी रात नहीं सोई, रागिनी ने बताया। तो मुझे कॉल क्यों नहीं किया? मल्हार नाराज होते हुए बोला और उसने वाणी को अपनी गोद में लेटा लिया और उसको चेक करने लगा। आपको बताना चाहिए था न, तू भी तो बिजी था, इसलिए दोनों ने ही नहीं बताया। फिर दवाइयां तो वही दी न जो तू लेकर आता है, नलिनी जी बोली तो मल्हार ने नाराज नजरों से उनकी तरफ देखा। ऐसा नहीं होता माँ, हर बार एक ही प्रॉब्लम नहीं होती, वो नाराज होते हुए बोला और वाणी को लेकर अपने कमरे में चला गया। कहानी में अब कुछ महीनों का अंतराल आएगा, उसके बाद कुछ सालों का, और इसी तरह कहानी आगे बढ़ेगी। मल्हार ने वाणी का चेकअप किया और उसे वापस कमरे से बाहर ले आया। भाभी, मैं इसे हॉस्पिटल ले जा रहा हूँ, बुखार काफी तेज है, इसे पीडियाट्रिशियन को दिखाना सही रहेगा। मैं चलता हूँ साथ में। मृदंग भी साथ जाने को तैयार हो गया। इसकी जरूरत नहीं है, मैं अकेले ही दिखा लूंगा, आप चिंता मत करें। मल्हार ने साथ आने से मना कर दिया और खुद ही वाणी को लेकर हॉस्पिटल के लिए निकल गया। हॉस्पिटल पहुंचकर मल्हार ने वाणी को गोद में उठाया और ध्वनि के केबिन की तरफ चल दिया। इस वक्त वही पीडियाट्रिक्स डिपार्टमेंट संभाल रही थी। बाकी सीनियर डॉक्टर टाइम के हिसाब से विजिट करते थे। ओपीडी अभी शुरू नहीं हुई थी, लेकिन ध्वनि आ चुकी थी, इसलिए मल्हार सीधे उसके केबिन की तरफ बढ़ गया। अंदर जाने से पहले वो दरवाजे पर नॉक करने ही वाला था कि उसके हाथ वहीं रुक गए। अंदर से बहस की आवाजें आ रही थीं, ध्वनि और उसके पापा की, और उनमें मल्हार का नाम लिया जा रहा था। ये सुनकर वो अपनी जगह जम गया। कुछ पल तक वहीं रुककर जितना समझ सका उतना सुना, फिर उसने वहां से हट जाना ही बेहतर समझा। उसे लेकर दोनों बाप बेटी में बहस जारी थी। वो चुपचाप वापस रिसेप्शन पर लौट आया। देखकर बताओ जल्दी, डॉक्टर व्योम शारदा आए हैं क्या? उसने पूछा। रिसेप्शनिस्ट ने हैरानी से देखा। सर, ध्वनि मैम तो आ चुकी हैं न, वो बिजी हैं इस वक्त। मल्हार गोद में सो चुकी वाणी को सहला रहा था। ओके सर, देखती हूँ। रिसेप्शनिस्ट ने तुरंत कॉल किया और फिर बताया, सर, डॉक्टर व्योम आने ही वाले हैं। उन्होंने कहा है आप उनके केबिन में वेट कर लें, सेकंड फ्लोर पर कॉरिडोर की लेफ्ट साइड में आखिर में है। थैंक यू। मल्हार जाने को मुड़ा। सर, मैं आपको ले चलूं? रिसेप्शनिस्ट ने कहा। थैंक यू लीना, मैं देख लूंगा खुद ही। मल्हार वाणी को लेकर लिफ्ट की तरफ बढ़ गया। तकरीबन 20 मिनट बाद वाणी का चेकअप करवाकर वो वापस घर के लिए निकल चुका था। 1.5 महीने बाद। वृष्टि बेटा, तुमने अपना लगेज तैयार कर लिया ना? देख लो कुछ रह न जाए। प्रेरणा अपना सामान समेटकर बैग में रख रही थी। जी बुआ जी, सब रख लिया, बस ये रिपोर्ट्स रखनी बाकी हैं। इनको भी रख लो बेटा, कहीं छूट न जाएं।
वैसे मैंने अमेरिका में अपने डॉक्टर को तुम्हारी रिपोर्ट्स फैक्स कर दी थीं और वो बहुत तारीफ कर रहे थे। प्रेरणा की बात सुनकर वृष्टि मुस्कुरा दी। रिपोर्ट्स में ऐसा क्या था बुआ जी जो तारीफें कर दी? वृष्टि हल्के से हंस दी। इन 1.5 महीनों में वो प्रेरणा से काफी घुल मिल गई थी और अब दोनों के बीच एक प्यारा रिश्ता बन चुका था। बात रिपोर्ट्स की नहीं है वृष्टि, बात अवेयरनेस की है। मल्हार ने एक छोटे से एक्सीडेंट को भी केयरफुली लिया और तुम्हारा सही तरीके से चेकअप कराया। ये तारीफ उसके लिए है। मल्हार सच में जितना काबिल डॉक्टर है उससे कहीं ज्यादा अच्छा इंसान है। प्रेरणा ने मल्हार की तारीफ की तो वृष्टि उनकी ओर देखने लगी। वो आपसे लड़े थे फिर भी आप ये कह रही हैं? वृष्टि के सवाल पर प्रेरणा हंस पड़ी उस दिन को याद करते हुए। सच कहूं उस वक्त तो मैं डर गई थी, लेकिन बाद में महसूस हुआ कि वो जो कुछ भी कर रहा था वो तुम्हारे भले के लिए ही था। मेरे डॉक्टर ने भी कहा कि बीमारी सही वक्त पर पकड़ में आ गई। और वृष्टि ये सब मल्हार की वजह से हुआ है, हमें ये भूलना नहीं चाहिए। अगर उस शाम मल्हार तुम्हें नहीं मिलता तो शायद आज तुम भी अपने मामा और उनके परिवार की ज्यादतियां सहते हुए अपनी बीमारी बढ़ा रही होती, जैसे अंजलि भाभी के साथ हुआ। अपनी माँ और मामा के परिवार का जिक्र सुनकर वृष्टि का मन भारी हो गया। वे सब अब जमानत पर छूट चुके थे वीरेंद्र को छोड़कर, पर अब उनका बुरा हाल था। न रहने की जगह थी, न कोई काम धंधा। नैना और प्रियांशी ने भी उनसे मुंह मोड़ लिया था, वरना उनके पति उन्हें घर से निकाल देते। क्योंकि अब उनके पास कुछ बचा नहीं था, व्यवहार रखते तो मदद करनी पड़ती जो वो करना नहीं चाहते थे। वृष्टि की परमिशन से उन्हें बस इतना हक मिला था कि वो पुलिस और वकील की निगरानी में घर से अपना थोड़ा बहुत सामान ले जा सकें। उसी में से कुछ पैसे बचाकर उन्होंने किराए का छोटा सा मकान लिया के लिए निकल चुका था। 1.5 महीने बाद, वृष्टि बेटा तुमने अपना लगेज तैयार कर लिया ना? देख लो कुछ रह न जाए। प्रेरणा अपना सामान समेटकर बैग में रख रही थी। जी बुआ जी, सब रख लिया, बस ये रिपोर्ट्स रखनी बाकी हैं। इनको भी रख लो बेटा, कहीं छूट न जाएं। वैसे मैंने अमेरिका में अपने डॉक्टर को तुम्हारी रिपोर्ट्स फैक्स कर दी थीं और वो बहुत तारीफ कर रहे थे। प्रेरणा की बात सुनकर वृष्टि मुस्कुरा दी। रिपोर्ट्स में ऐसा क्या था बुआ जी जो तारीफें कर दी? वृष्टि हल्के से हंस दी। इन 1.5 महीनों में वो प्रेरणा से काफी घुल मिल गई थी और अब दोनों के बीच एक प्यारा रिश्ता बन चुका था। बात रिपोर्ट्स की नहीं है वृष्टि, बात अवेयरनेस की है। मल्हार ने एक छोटे से एक्सीडेंट को भी केयरफुली लिया और तुम्हारा सही तरीके से चेकअप कराया। ये तारीफ उसके लिए है। मल्हार सच में जितना काबिल डॉक्टर है उससे कहीं ज्यादा अच्छा इंसान है। प्रेरणा ने मल्हार की तारीफ की तो वृष्टि उनकी ओर देखने लगी। वो आपसे लड़े थे फिर भी आप ये कह रही हैं? वृष्टि के सवाल पर प्रेरणा हंस पड़ी उस दिन को याद करते हुए। सच कहूं उस वक्त तो मैं डर गई थी, लेकिन बाद में महसूस हुआ कि वो जो कुछ भी कर रहा था वो तुम्हारे भले के लिए ही था। मेरे डॉक्टर ने भी कहा कि बीमारी सही वक्त पर पकड़ में आ गई। और वृष्टि ये सब मल्हार की वजह से हुआ है, हमें ये भूलना नहीं चाहिए। अगर उस शाम मल्हार तुम्हें नहीं मिलता तो शायद आज तुम भी अपने मामा और उनके परिवार की ज्यादतियां सहते हुए अपनी बीमारी बढ़ा रही होती, जैसे अंजलि भाभी के साथ हुआ। अपनी माँ और मामा के परिवार का जिक्र सुनकर वृष्टि का मन भारी हो गया। वे सब अब जमानत पर छूट चुके थे वीरेंद्र को छोड़कर, पर अब उनका बुरा हाल था। न रहने की जगह थी, न कोई काम धंधा।
नैना और प्रियांशी ने भी उनसे मुंह मोड़ लिया था, वरना उनके पति उन्हें घर से निकाल देते। क्योंकि अब उनके पास कुछ बचा नहीं था, व्यवहार रखते तो मदद करनी पड़ती जो वो करना नहीं चाहते थे। वृष्टि की परमिशन से उन्हें बस इतना हक मिला था कि वो पुलिस और वकील की निगरानी में घर से अपना थोड़ा बहुत सामान ले जा सकें। उसी में से कुछ पैसे बचाकर उन्होंने किराए का छोटा सा मकान लिया। आशीष अब सब्जी बेच रहा था और सार्थक पूरा दिन घर में पड़ा रहता, नौकरी ढूंढने के नाम पर। वृष्टि को उदास देखकर प्रेरणा ने हाथ में पकड़ा सामान एक तरफ रखा और उसे गले से लगा लिया। उदास मत हो बेटा, जो बीत गया उसे भूल जाओ। अब बस अपनी आने वाली जिंदगी के बारे में सोचो। प्रेरणा की समझाइश पर वृष्टि मुस्कुरा दी। इस 1.5 महीने में प्रेरणा ने उसे मां की तरह संभाला और प्यार दिया था। वृष्टि, वैसे तुम्हें जाने से पहले एक बार मल्हार से मिल लेना चाहिए, प्रेरणा बोली। हाँ बुआ जी, सोच तो रही थी, पर घर जाने में बहुत वक्त लगेगा। अरे बेटा, एयरपोर्ट तो जाना ही है, और वो तो उसी सिटी में है जहां मल्हार है न। एक काम करो, फ्लाइट दोपहर की है न, तो हम कल सुबह ही यहां से निकल जाएंगे। एयरपोर्ट तक 2 घंटे लगेंगे, उसके बाद हमारे पास वक्त रहेगा। तुम हॉस्पिटल जाकर मल्हार से मिल लो और मैं उस दौरान बच्चों के लिए थोड़ी शॉपिंग कर लूंगी। उन्हें यहाँ की मिठाई और नमकीन बहुत पसंद हैं। वृष्टि को प्रेरणा का आइडिया पसंद आया। सच तो ये था कि वो खुद भी मल्हार से मिलने को तरस रही थी, पर खुद को रोके हुए थी। ऐसा कोई पल नहीं था जब उसने मल्हार के बारे में न सोचा हो। अब जब मिलने का मौका मिला था, तो उसका मन भी मिलने को बेचैन हो उठा। बस अब कल की उस आखिरी मुलाकात का इंतजार था। सुबह वो दोनों वक्त पर घर से निकल गईं। वृष्टि ने प्रेरणा को एयरपोर्ट पर छोड़ा और हॉस्पिटल के लिए पहले से बुक कैब ली और निकल गई। जैसे जैसे हॉस्पिटल पास आ रहा था, उसके पेट में अजीब सी ऐंठन होने लगी थी, दिल की धड़कन तेज थी, बस मल्हार को एक नजर देखने की चाह में। क्या वो अभी भी मुझसे नाराज होंगे? इस सवाल ने वृष्टि को बेचैन कर रखा था। पर जाने से पहले वो उसे एक बार जरूर देखना चाहती थी, चाहे उसकी नाराजगी क्यों न झेलनी पड़े या फिर डांट ही क्यों न सुननी पड़े, वो सुन लेगी। केब हॉस्पिटल के आगे आकर रुकी। ड्राइवर को थोड़ी देर इंतजार करने को कहकर वृष्टि अंदर चली गई। आज कुछ अजीब सा लग रहा था, शायद वो बहुत दिनों बाद आई थी या फिर सच में माहौल बदल गया था। पहले जैसी भीड़ नहीं थी, सब कुछ खाली खाली सा लग रहा था। यहां तक कि रिसेप्शन भी सूना था। भैया, आज हॉस्पिटल बंद है क्या? अंदर से आते 2 लड़कों को रोककर वृष्टि ने पूछा। हाँ, आज हॉस्पिटल के मालिक की बेटी डॉक्टर ध्वनि की शादी है, इसलिए हॉस्पिटल बंद है, कल खुलेगा तब आना। दोनों कहकर चले गए। वृष्टि बस वहीं खड़ी रह गई। उसके होंठ खुले रह गए, लेकिन सवाल गले में अटक कर रह गए। वो यह भी नहीं पूछ पाई कि ध्वनि की शादी किससे है हो रही है, क्योंकि जवाब उसे पहले से पता था, या शायद सुनने की हिम्मत नहीं थी। बस ध्वनि का चेहरा उसकी आंखों के आगे घूम गया और उसके साथ मल्हार का भी। आते वक्त दिल में जितने एहसास उमड़ रहे थे, जितना शोर हो रखा था, अब उतना ही खालीपन सा महसूस हो रहा था। लगा जैसे एक आखिरी कड़ी थी जो अब उसके हाथों से छूट चुकी है। खामोश कदमों से वृष्टि बाहर आई और केब में बैठकर वापस एयरपोर्ट के लिए निकल गई। 5 साल बाद। वृष्टि बेटा, जाना नहीं है क्या? प्रेरणा जी ने वृष्टि के बेडरूम के बाहर आकर आवाज लगाई। जाना है बुआ जी, इसलिए तैयार हो रही थी। रूम का दरवाजा खोलकर वृष्टि बाहर आई और प्रेरणा के सामने आकर खड़ी हो गई। प्रेरणा ने उसे ऊपर से नीचे तक देखा। लाइट ब्लू बैगी जीन्स, ब्लैक इनर टॉप, ऊपर वाइट शॉर्ट शर्ट और वाइट शूज।
कंधों पर फैले लेयर कट बाल, जिन्हें वृष्टि हाथ में पकड़े स्क्रंची से बांध रही थी। बस यही बात मुझे तुम्हारी बहुत अच्छी लगती है, वृष्टि, तुम हर काम समय पर कर लेती हो। मुझे तुम्हारे लिए कभी परेशान नहीं होना पड़ता, वरना तुम्हारे भाई बहनों ने मेरी जान खा रखी थी। स्कूल कॉलेज के वक्त 7 बजे जाना हो तो 6:45 पर उठते थे, वो भी मेरे धकेलने पर, वरना उठने का नाम नहीं लेते थे। वृष्टि बस मुस्कुराते हुए आंखों से उन्हें चुप रहने का इशारा किया। धीरे बोलिए न बुआ जी, रैनी भाई ने सुन लिया तो नाराज हो जाएंगे। उसकी हिम्मत है जो नाराज हो जाए। बिना हिमाचल घुमाए अमेरिका वापस भगा दूंगी, बड़ा आया, प्रेरणा ने मुस्कुराते हुए कहा और डाइनिंग एरिया की तरफ चली गईं। वैसे वो अभी तक सो रहा है। मैं नहीं उठाऊंगी तो उठने वाला नहीं है। वृष्टि खुलकर मुस्कुरा दी प्रेरणा जी की बात सुन के। वैसे बाल क्यों बांधे? कल ही तो इतना अच्छा हेयर कट करवाया था। खुले छोड़ दो, अच्छे लगेंगे। प्रेरणा ने उसके बालों को देखते हुए कहा। अभी नहीं बुआ जी, सेमिनार के वक्त देखती हूँ, जब चेंज करूंगी न तब खोल लूंगी थोड़ी देर के लिए। वृष्टि ने सीरियल का चम्मच मुंह में डालते हुए कहा। बाकी आज तो कैंप है तो आस-पास के गांव के लोग दिखाने आएंगे। उनका चेकअप करते हुए ही दिन खत्म हो जाएगा। उस वक्त हालात नहीं होते कि बाल खोलने के, और पता है बुआ जी, हमारे जो प्रोफेसर्स और सीनियर डॉक्टर हैं ना, वो बल्कि खुले रख लो या नाखून बढ़ा लो तो डांट देते हैं। वैसे बुआ जी, ये कुछ ज्यादा नहीं है। वृष्टि ने अपनी प्लेट में रखे उपमा और सीरियल के बाउल को देखा, जिसमें दूध और मूसली थी और जिसे वह खाना शुरू कर चुकी थी। बाहर जा रही हो, इतना खाकर ही जाना पड़ेगा। वहां पता नहीं कब क्या मिले, कम से कम तुम भूखी तो नहीं रहोगी। वहां सब कुछ होगा बुआ जी, आप फिक्र मत कीजिए। मैं भूखी बिल्कुल नहीं रहूंगी। पर सुबह सुबह इतना ज्यादा खाना नहीं होगा। वृष्टि ने बेचारों सा मुंह बनाया ताकि प्रेरणा उपमा न खाने पर मान जाए। नहीं, इतना सा तो खाना ही पड़ेगा। भरी प्लेट छोड़ते नहीं हैं, वो भी सुबह सुबह। प्रेरणा ने साफ मना कर दिया। अरे तो मैं खा लूंगा न। सुबह सुबह बच्ची को क्यों परेशान कर रही हो? रोशन, प्रेरणा का बेटा, जिसे सब रैनी बुलाते हैं, अपने रूम से बाहर आया। उसे इतनी जल्दी उठा देखकर प्रेरणा हैरान रह गईं। गुड मॉर्निंग भाई, वृष्टि ने मुस्कुराते हुए कहा। रैनी ने भी गुड मॉर्निंग कहा और वृष्टि के बगल में बैठ गया। उसने उसकी प्लेट अपनी ओर सरकाई ही थी कि प्रेरणा ने उसके कंधे पर हल्की सी चपत लगाई। अपना नाश्ता खाओ, उसका नहीं। वैसे आज अपने आप कैसे उठ गए? वृष्टि की प्लेट वापस रखते हुए प्रेरणा ने रैनी को उसकी कॉफी पकड़ाई। रैनी ने मुंह बना लिया। अब नींद खुल गई तो उठ गया। कहो तो वापस सो जाऊं। देख रही हो वृष्टि, ये सब शादी के इफेक्ट्स हैं। जो काम मां नहीं सिखा पाई, वो बीवी ने 1 साल में सिखा दिया। अरे हाँ, याद आया, तेरी बीवी कहाँ है? उनके पूछने पर रैनी हंस पड़ा। सो रही है। उसकी बात सुनकर वृष्टि भी हंसने लगी। अब खुद से उठना पड़ता है मॉम, वहां अमेरिका में जो पूरा बिजनेस छोड़कर आई हैं, न आप, उसे संभालने के लिए टाइम पर उठना ही पड़ता है। अभी तक तानिया ने मुझे अपने वश में नहीं किया, कोई जादू नहीं चला मुझ पर उस आलसी का। रैनी ने कॉफी पीते हुए कहा और वृष्टि की तरफ देखा। इतनी सुबह कहाँ जा रही हो? आज हॉस्पिटल नहीं जाना। हॉस्पिटल के ही काम से जा रही हूँ। हिम्पाली में मेडिकल कैंप है 3 दिन का। साथ में सेमिनार भी है। वही अटेंड करने जा रही हूँ, वृष्टि ने बताया। ये क्या बात हुई? हम लोग आए हैं और तुम जा रही हो, फिर हमें कौन घुमाएगा?
रैनी ने मुंह बनाते हुए कहा और कॉफी का कप मुंह से लगा लिया। रैनी की बात का जवाब किचन से बाहर आती हुई प्रेरणा जी ने दिया। वो सिर्फ 3 दिन के लिए जा रही है। तुम तो पूरे हफ्ते के लिए आए हो ना। यहाँ 4 दिन भी पूरे नहीं बचेंगे मॉम, 7वें दिन निकलना है यहाँ से। रैनी ने वृष्टि की तरफ देखते हुए कहा। तुम कैंसिल नहीं कर सकती? नहीं भाई, मैं कैंसिल नहीं कर सकती। सभी मेडिकल स्टूडेंट्स के लिए जाना कंपलसरी है। बहुत कुछ सीखने को मिलेगा वहां, वृष्टि ने बताया। कैसे कर लेती हो इतनी बोरिंग पढ़ाई? 5 साल हो गए, अभी भी स्टूडेंट ही बनी हुई हो। अपनी मर्जी की मालिक वाली डॉक्टर कब बनोगी? रैनी की अजीब सी बात पर वृष्टि बस मुस्कुरा दी, सोचते हुए कि क्या जवाब दे। तभी प्रेरणा जी ने आकर वृष्टि के आगे एक प्लास्टिक बॉक्स रखा और रैनी के आगे नाश्ते की प्लेट रख दी। तुम ही रुक जाओ न, एक हफ्ता और एक हफ्ते में तो मन भी नहीं भरेगा, प्रेरणा ने रैनी को थोड़े शिकायती लहजे में कहा, जबकि वृष्टि उसके दिए बॉक्स को देख रही थी। ये क्या है बुआ? वृष्टि ने बॉक्स उठाकर पूछा। सूखा नाश्ता है, कुछ खाने का मन हो तो खा लेना और दोस्तों को भी खिला देना। बैग में रख लो, प्रेरणा जी ने कहा। तभी घर के बाहर से गाड़ी का हॉर्न सुनाई दिया। निलय आ गया बुआ जी। मैं जा रही हूं, वृष्टि ने जल्दी से कहा और अपना बैग उठा बुआ और रैनी से मिल बाहर की ओर दौड़ गई। उसको जाते देख दोनों मुस्कुराते हुए देख रहे थे और जाने के बाद वापस आपकी बातों में लग गए। आपने बहुत गलत किया मॉम, वृष्टि को बचपन में ही अपने घर के आना चाहिए था। मुझे क्या पता था कि वो लोग इतने घटिया निकलेंगे, वरना तो कैसे भी करके ले आती, प्रेरणा गंभीर होकर बोली। वृष्टि बाहर आई और सामने खड़ी ब्लैक कार के तरफ देखा और ड्राइविंग सीट पर बैठे निलय की तरफ देख मुस्कुराते हुए हेलो बोला और कार की तरफ चली आई। उसे देख निलय तुरंत गाड़ी से निकला। ला बैग मुझे दे, वृष्टि के हाथ में पकड़ा बैग लेते हुए निलय बोला। इसे भी बैग में रख दो, वृष्टि ने नाश्ते का बॉक्स उसे देते हुए कहा। ये क्या है? बॉक्स को हिलाते हुए निलय ने पूछा। सूखा नाश्ता है, बुआ जी ने दिया है, वहां पर खाएंगे, वृष्टि ने बताया तो निलय ने बॉक्स उसे वापस पकड़ा दिया। फिर यहाँ क्या खाएंगे? इसे लेकर बैठ, मैंने नाश्ता नहीं किया, अब यही खाऊंगा, निलय ने कहा और गाड़ी की डिक्की खोल उसमें पहले से रखे हुए बैग को सेट कर वृष्टि का बैग रख दिया। वृष्टि बॉक्स लेकर ड्राइविंग सीट के पास वाली पैसेंजर सीट पर जाकर बैठ गई और बैठते ही पीछे वाली सीट की तरफ घूम कर देखा, जहां पहले से ही वेंकैया और कीर्ति बैठे हुए थे। दोनों को देख वृष्टि खुलकर मुस्कुरा दी और निलय आकर ड्राइविंग सीट पर बैठ गया। गाड़ी में बैठते ही वृष्टि ने पीछे मुड़कर देखा। चिराग और फलक दोनों उसे देखकर मुस्कुरा रहे थे। वृष्टि को गहरी नजरों से देखते हुए चिराग ने अपने होंठ गोल कर लिए। वाह वृष्टि, तुम्हारे बाल बहुत अच्छे लग रहे हैं। इन्हें बांधा हुआ क्यों है? चिराग ने उसके बालों को देखते हुए कहा। सच में? फलक ने वृष्टि के बालों को छूकर देखा। स्पा भी करवाया है क्या? फलक ने पूछा, जिस पर वृष्टि ने इनकार में सिर हिला दिया। तभी निलय आकर ड्राइविंग सीट पर बैठ गया। उसने पहले चिराग को देखा, फिर वृष्टि को। सच में आज बहुत खूबसूरत लग रही हो। निलय ने हल्की मुस्कान के साथ कार स्टार्ट करते हुए वृष्टि की तरफ देखा। अब जल्दी से इसे खोलो, मुझे भूख लगी है, उसने वृष्टि के हाथ में पकड़े बॉक्स की तरफ इशारा करते हुए कहा। वृष्टि ने जैसे ही बॉक्स खोला, कार में इलायची और हींग मसालों की मीठी तीखी खुशबू फैल गई। वाह क्या लाई हो? चिराग ने आगे झांकते हुए कहा। इतना सारा नाश्ता? बॉक्स में भरे नाश्ते को देखकर चिराग बोला। वृष्टि ने बॉक्स आगे कर दिया,
पर पहले उसने एक ड्राई फ्रूट का लड्डू निलय को दिया। निलय ने लड्डू लेकर आधा एक ही बार में खा लिया। बाकी आधा लड्डू चिराग ने उसके हाथ से छीन लिया और अपनी सीट पर बैठकर खाने लगा। निलय ने मुस्कुराते हुए सिर हिलाया। चिराग की हरकत पर तीनों हंस पड़े, जबकि फलक अपनी पसंद की बेसन की पपड़ी उठाकर खाने लगी। सच में यार वृष्टि, लगता ही नहीं कि प्रेरणा आंटी इतने साल अमेरिका रहकर आई हैं। कितना टेस्टी बनाती हैं सब कुछ। तू बहुत लकी है। फलक की बात सुनकर वृष्टि मुस्कुराई, पर उसकी आंखों में हल्की उदासी उतर आई। उसने खिड़की की ओर नजरें फेर लीं, हाथ खिड़की पर टिकाया और सिर उस पर रख लिया। बाहर पीछे छूटते रास्तों को देखने लगी। पीछे छूटते रास्तों के साथ उसकी पिछली जिंदगी के कुछ लम्हे आंखों के आगे किसी चलचित्र की तरह घूम गए, और कुछ यादें उसके होठों पर दर्द भरी मुस्कान छोड़ गईं। कुछ पल के बाद ही हवा में लहराते उसके काले बाल चेहरे पर आने लगे। वृष्टि ने मुस्कुराते हुए बालों को देखा। निलय ने उन्हें खोल दिया था और उसकी स्क्रंची अब निलय की कलाई में बंधी थी। वृष्टि पलटी और निलय को नाराज होकर देखा। आंखों से ही बातें करती रहोगी या कभी कुछ मुंह से भी बोल लोगी? निलय मुस्कुराया। पीछे देख, तोतामैना की जोड़ी कब से कचरचर कर रही है और एक मैं हूं जो शांति से बैठा हूं। बाल क्यों खोले? वृष्टि ने नाराज होकर पूछा और बालों को पीछे समेट लिया। देख जरा, हवा में उड़ते तेरे बाल कितने खूबसूरत लग रहे हैं। निलय ने मिरर की ओर इशारा करते हुए कहा। पर वृष्टि ने मिरर में देखा नहीं, बल्कि फोन से गानों की प्लेलिस्ट खोलकर म्यूजिक चला दिया। अब बोर मत होना, उसने मुस्कुराते हुए कहा और खिड़की से बाहर देखने लगी। निलय ने तिरछी नजरों से उसकी तरफ देखा। बहुत जालिम डॉक्टर बनने वाली है तू, और फिर चुपचाप गाड़ी चलाने लगा। वृष्टि बाहर देखते हुए खिलखिलाकर हंस दी। उसकी निगाहें सड़क पर आती जाती गाड़ियों और किनारे लगे हर दरख्त पर ठहर रही थीं। गाड़ियां तेजी से वृष्टि के सामने से निकल रही थीं, और उनसे आती हवा के झोंकों से उड़ते बालों को वह बार बार समेट रही थी। ये एक तरह से मजेदार खेल हो गया था वृष्टि के लिए। बालों को पीछे करते हुए वृष्टि फिर से अपने मनपसंद काम में जुट गई। उसने फिर से बाहर देखा, पर तभी उसकी निगाह बाहर जमी रह गई, दूसरी दिशा से आती एक सफेद गाड़ी पर। दूर से आती वह गाड़ी तेजी से नजदीक आई और वृष्टि के पास से पूरी रफ्तार के साथ निकल गई। वृष्टि के बाल पूरी तरह से बिखर कर हवा में लहरा गए। वृष्टि की गर्दन झटके से उस गाड़ी की दिशा में घूमी और उसे देखने के लिए वह लगभग खिड़की से बाहर निकल कर आधी बाहर ही झुक गई। उसकी हरकत देखकर निलय की आंखें चौड़ी हो गईं। उसने तुरंत गाड़ी रोकी और वृष्टि को पीछे खींच लिया, क्योंकि पीछे से एक बड़ा सा ट्रक तेजी से उनकी गाड़ी के बिल्कुल बगल से गुजरा था। क्या कर रही है यार? निलय वृष्टि पर जोर से चिल्लाया। वो कांप रहा था, उसकी आंखें फैली हुई थी जैसे कोई भयंकर देख लिया हो। वो गुस्से और डर के मिलेजुले भाव के साथ वृष्टि को घूर रहा था, जबकि पीछे बैठे फलक और चिराग के हाथ अब भी उनके मुंह पर थे और आंखें उनकी भी डर से फैली हुई थी। एक बहुत बड़ा हादसा टल गया था। चारों की धड़कनें तेज थीं, इतनी कि मानो सुनी जा सकती हों। वृष्टि अपनी फैली हुई आंखों और सफेद पड़े चेहरे के साथ डरे हुए निलय की तरफ देख रही थी। चारों कुछ देर तक बिल्कुल चुप बैठे रहे। वृष्टि, हम लोग हाईवे पर हैं। इस तरह चलती गाड़ी से गर्दन बाहर नहीं निकालते। पता है अभी क्या होने वाला था? वृष्टि को डांटते हुए निलय की आवाज कांप रही थी। सॉरी, वृष्टि ने गर्दन झुका ली। इट्स ओके डार्लिंग, तुम ठीक हो, तुम्हें कुछ नहीं हुआ, यही बहुत है। पीछे से वृष्टि के गले में अपनी बाहें डालकर उसके सिर को चूमते हुए चिराग बोला। थैंक गॉड यार। वृष्टि, तुझे कुछ नहीं हुआ।
फलक ने भी पीछे से झुककर वृष्टि को गले लगा लिया। भयानक हादसा होते होते टल गया था। जब वे दोनों अपनी सीट पर लौटे, निलय ने वृष्टि की ओर देखा। वह अपराधी सी नजरें झुकाए बैठी थी। उसकी हालत देख निलय थोड़ा शांत हुए, फिर थोड़ा खिसककर उसके करीब आया और उसे गले से लगा लिया। सॉरी यार, मैं सच में डर गया था। शायद आज रात तो मुझे नींद नहीं आने वाली, उसने उसकी पीठ सहलाते हुए कहा। फिर अलग होकर गाड़ी स्टार्ट की, विंडो का शीशा चढ़ाया और वृष्टि की ओर देखा। हम बस पहुंचने ही वाले हैं। थोड़ी देर तो बैठ सकती हैं, न इस तरह, वृष्टि ने मुश्किल हाँ में सिर हिलाया। चारों फिर शांत हो गए। निलय ने गाड़ी आगे बढ़ा दी। वृष्टि ने आंखें बंद कर सीट की बैक पर सिर टिका लिया। पर उसी पल उसकी आंखों के आगे फिर वही सफेद गाड़ी तैर गई। वह अचानक बेचैनी से आंखें खोल बैठी, गहरी सांस ली। उसे लगा जैसे उसने कुछ पल पहले मल्हार को देखा था, बस एक झलक, एक एहसास कि अभी वह उसकी बगल से गुजरा हो। वृष्टि गाड़ी में बैठी उस चेहरे को याद करने लगी, पर जल्द ही खुद से उलझ गई। नहीं, वो मल्हार नहीं हो सकता। उस ड्राइवर की तो घनी दाढ़ी थी। वृष्टि ने अपने सिर पर हाथ मारा। किसी अनजान को देखने के लिए कितनी बड़ी बेवकूफी कर बैठी थी वो। उसे अपनी सोच पर खुद ही अफसोस हुआ। शायद पुरानी बातें याद करते हुए मुझे ऐसा भ्रम हो गया, वरना राजस्थान में रहने वाला मल्हार यहाँ क्या करेगा? सेमिनार में भी तो वहां से कोई डॉक्टर नहीं आया। वृष्टि ने अपने विचार समेटे। गाड़ी रुकने पर उसने बाहर देखा। वे कॉलेज कैंपस के बाहर थे, जहां 2 बसें और कई 4 व्हीलर खड़े थे। कॉलेज के स्टूडेंट्स और प्रोफेसर वहां इकट्ठे थे। तीनों, वृष्टि, फलक और चिराग, गाड़ी से उतरे, जबकि निलय ने गाड़ी पार्किंग में लगा दी और उनकी तरफ चल पड़ा। चारों ने अपने बैग उठाए और बस के पास आकर खड़े हो गए, जहां अटेंडर सबके नाम पुकारकर उन्हें बस में चढ़ा रहा था। वृष्टि और निलय सबसे आखिर में चढ़े और एक खाली सीट देखकर दोनों साथ जाकर बैठ गए। काफी सारे इंस्ट्रक्शन देने के बाद बस चल पड़ी हिमपाली की तरफ।